हेलो गाइज, द स्टडी क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे साइंस की महा मैराथन में हमने कुछ टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। आज हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वाला टॉपिक अपने आँख था, आँख के बारे में मैंने पूरा बता दिया था। आज हम एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है जनन तंत्र। क्या नाम है? जनन तंत्र। इंग्लिश में नाम कहे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? जनन तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे? जनन तंत्र। अब इन दोनों नाम को पहले अपन तोड़ते हैं। देखो, एक तो नाम है जनन, एक नाम है तंत्र। क्या नाम है? तंत्र। जनन, जनन का मतलब है कि अपने ही तरह की एक नई संतति उत्पन्न करना। अपने ही तरह की, जैसे इंसान है तो इंसान को ही उत्पन्न करेगा, तो अपने ही तरह की एक नई संतति उत्पन्न करना, वो तो अपने कहलाता है जनन। और नई संतति उत्पन्न करने में शरीर के जो जो अंग भाग लेते हैं, मतलब नई संतति उत्पन्न हो रही है उसमें जो जो शरीर के अंग भाग लेते हैं वो कहलाते हैं जनन तंत्र। क्या कहलाता है? जनन तंत्र। तो जनन में क्या हो गया? अपने ही तरह की संतति उत्पन्न करना। अपने ही तरह की संतति उत्पन्न करना। वो तो क्या कहलाता है? जनन। क्या कहलाता है? जनन। तंत्र, तंत्र का मतलब है शरीर के वे अंग जो जनन में भाग लेते हैं। शरीर के वे अंग जो जनन में भाग लेते हैं वो कहलाता है अपने जनन तंत्र। तो इस वर्ड से अपने दोनों की परिभाषा निकाल ली। जनन की क्या परिभाषा होगी? अपने ही तरह की क्या उत्पन्न करना? संतति। क्या उत्पन्न करना? संतति। शरीर के वे अंग जो जनन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग। उन्हें क्या कहलाता है? जनन तंत्र। क्या कहता है? जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब होता यह है कि अपने ही तरह की कोई संतति उत्पन्न करना है, तो अपने ही तरह की संतति उत्पन्न करना है तो उसमें दो का होना अनिवार्य है। दो पात्र होंगे जिसमें एक महिला होगी और एक पुरुष होगा। एक महिला होगी और एक पुरुष होगा। तो जनन करने के लिए, अपने ही तरह की संतति उत्पन्न करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है? दो। एक तो होता है नर, एक होता है मादा, मेल और फीमेल। एक तो होता है नर और एक होती है मादा। नर के अंदर तो पाया जाता है अपने वृषण। क्या पाया जाता है? वृषण। और मादा के अंदर होता है ओवेरी, मतलब अंडाशय। ओवेरी मतलब अंडाशय। मादा के अंदर तो होता है अंडाशय और नर के अंदर क्या होता है? वृषण। क्या होता है? वृषण। ये दोनों मिलते हैं तब जाके क्या होता है? जनन। क्या होता है? जनन। रिप्रोडक्टिव। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव। वृषण के अंदर पाए जाते हैं अपने शुक्राणु, स्पर्म। क्या पाया जाता है? शुक्राणु या फिर स्पर्म। अंडाशय के अंदर पाया जाता है अंडा, एग। क्या पाया जाता है? एग। नर के अंदर होता है वृषण, वृषण के अंदर क्या होता है? शुक्राणु। मादा के अंदर होता है अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या बनता है? अंडा। क्या बनता है? अंडा। अब जैसे ही ये और ये, मतलब मेल और फीमेल, जैसे ही दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे के सेक्सुअल कांटेक्ट में आएंगे, तो अपने ही तरह की क्या उत्पन्न होगी? संतति। फिर नर और मादा मिलेंगे तभी अपने तरीके की संतति उत्पन्न होगी। अकेला नर कुछ नहीं कर सकता, अकेली मादा कुछ नहीं कर सकती। तो एक अपने ही तरह की संतति उत्पन्न करना है तो नर और मादा का होना अनिवार्य है। अब ये दोनों ही सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तो नर से तो क्या जाएगा? शुक्राणु, स्पर्म, और मादा से क्या आएगा? अंडा। मतलब शुक्राणु और अंडा दोनों मिलेंगे। शुक्राणु और अंडा ये दोनों ही क्या करेंगे? मिलेंगे। नर से तो क्या मिलेगा? शुक्राणु, और मादा से क्या मिलेगा? अंडाणु। ये दोनों ही मिलेंगे तो अपने ही तरह की एक नई संतति उत्पन्न होगी। अपने ही तरह की क्या होगी? एक नई संतति उत्पन्न होगी, जिसे अपन कहते हैं जाइगोट, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज।
क्या कहते हैं, युग्मनज। अपने ही तरह की क्या उत्पन्न होगी, नई संतति, अपने ही तरह की नई संतति उत्पन्न होगी। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, युग्मनज। यहां से निकल के आई अपने परिभाषा किसकी, जनन की। ये क्या कहलाता है, जनन। क्या कहलाता है, जनन। जनन कितने होते हैं, दो। एक तो होता है नर जनन, एक होता है मादा जनन। नर के अंदर क्या पाया जाता है, वृषण। वृषण के अंदर क्या पाया जाता है, शुक्राणु। क्या पाया जाता है, शुक्राणु। मादा, मादा के अंदर क्या पाया जाता है, अंडाशय। और अंडे के अंदर क्या पाया जाता है, अंडा। अब नर और मादा दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तो नर से तो क्या जाएगा, शुक्राणु, और मादा से क्या आएगा, अंडाणु। अब जैसे ये दोनों मिलेंगे तब जाके एक नई संतति उत्पन्न होगी जिसका नाम क्या होगा, युग्मनज। क्या होगा, युग्मनज। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है अपनी, जनन या रिप्रोडक्टिव। क्या कहलाती है, जनन या फिर क्या कहलाती है, रिप्रोडक्टिव। अब एक बात और देखो, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तब तो क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। ध्यान देना, जबकि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है, निषेचन। शुक्राणु व अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। एक बात ध्यान रखना, ये टॉपिक लोग कहते हैं बहुत टफ है, आप ध्यान देते जाना, इतना इजी वे में आपको पढ़ने में इतना मजा आएगा। आपने लाइफ में ऐसे ऐसे नाम नहीं सुने होंगे कि ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया होती है। डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर की हिलेगा एक बार, तो इतना गहरे में जाकर मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान पूरा याद रखना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। वापस देख लो एक बार, नर के अंदर वृषण, वृषण शुक्राणु बनता है। मादा के अंदर अंडा से, अंडा से अंडे में बनता है। दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद जो बनता है उसे तो युग्मनज कहते हैं। जबकि मिलने की जो प्रक्रिया है, शुक्राणु व अंडाणु का मिलना, शुक्राणु व अंडाणु का मिलना, वो तो क्या कहलाता है अपना, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन। जबकि मिलने के बाद नई संतति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहता है, युग्मनज। क्या कहता है, युग्मनज। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ दो बातें याद रखना लाएगी। एक तो याद रखना, निषेचन किसे कहते हैं, शुक्राणु व अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। युग्मनज किसे कहते हैं, शुक्राणु व अंडाणु के मिलने के पश्चात जो नई संतति उत्पन्न होती है उसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़े। दोनों की परिभाषा आ गई, आगे बढ़ते हैं अपन। अब जनन तंत्र होते हैं दो टाइप्स के। कितने होते हैं, दो। एक तो होता है नर जनन तंत्र, एक होता है अपने मादा जनन तंत्र। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो हो गए, दो टाइप्स होते हैं, पता चल गया आपको। पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे हम, मादा जनन तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र। तो पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र। कौन सा पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र। अब ध्यान मेरी तरफ देखो, हम क्या ले रहे हैं हेडिंग, नर जनन तंत्र। ध्यान पूरा मेरी तरफ रखना। ये मान लो कोई आदमी है, ये अपने कोई आदमी है, ठीक है, ये कोई आदमी है, ये अपने क्या है, कोई आदमी। अब होता ये है कि नर जनन तंत्र, अब कोई नया बेबी होता है, नया बेबी मतलब नया बच्चा, नई संतान। अब नया बच्चा जो उत्पन्न होता है उसमें क्या होता है कि जो वृषण होते हैं, वृषण क्या होता है, वृषण, वो उसके ऊपरी वाले भाग पर होते हैं। ये दो वृषण, ये दोनों क्या है, वृषण। टेस्टिस क्या है, वृषण। क्या है, वृषण। जो जन्म के समय, गर्भावस्था के समय, वो तो कहां होते हैं, ऊपरी वाले भाग पर। कहां होते हैं, ऊपरी वाले भाग पर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, बीतता है, बीतता है, बीतता है, समय जैसे जैसे बीतता है, तो ये दोनों भाई साहब कहते हैं कि भाई साहब हम तो यहां नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे नीचे।
कहाँ जाएंगे, नीचे। तो धीरे 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 ये गति करना स्टार्ट कर देते हैं, दोनों वर्षण गति करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसका भी एक टाइम पीरियड है, 3 से 6 मंथ, 3 to 6 मंथ। 3 से 4 महीने के बाद नया बच्चा जो जन्म लिया है, तब तो उसके अंदर जो टेस्टिस होता है, जो वृषण होता है, वो यहाँ ऊपरी वाले भाग पर होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है, 3 से 6 महीने बीत जाता है, तो ये दोनों वृषण गति करता है और गति करके धीरे 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 कहाँ आता है, नीचे। ऐसा नहीं कि यहाँ है धड़ाम से नीचे आ गए ले, ऐसा नहीं होता, आराम से धीरे धीरे आते हैं, अचानक नहीं आते, ये ध्यान रखें। कब आता है, 3 से 6 मंथ के बाद धीरे 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 कहाँ आ जाते हैं, नीचे। जैसे नीचे आ जाएंगे, ये वाली है, ये अपनी त्वचा है, स्किन है। अब जैसे यहाँ आ जाएंगे वो, तो यहाँ आकर और नखरे करेंगे कि भाई साहब हमें तो यहाँ रहना ही नहीं, हमें तो निकलना है। तो ये क्या करेंगे, त्वचा पर एक दाब लगाएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर। तो ये जो त्वचा है, ये फिर एक थैलीनुमा आकृति में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक थैलीनुमा आकृति में क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ट, एक थैलीनुमा आकृति में ये कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक थैलीनुमा आकृति में। ये जो थैलीनुमा आकृति है, इसमें क्या आएंगे, वृषण। क्या आएंगे, वृषण। क्या आएंगे, वृषण। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये कोई कोष, अगर मैंने इसमें रुपए रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मुद्रा कोष। मतलब इस कोष में मैंने क्या रखी है, मुद्रा, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, मुद्रा कोष। इसी प्रकार इसमें क्या आ रहे हैं, वृषण। क्या आ रहे हैं, वृषण। तो इसका नाम क्या हो गया, वृषण कोष। क्या हो गया, वृषण कोष। तो ये जो थैलीनुमा आकृति है, इस थैलीनुमा आकृति का नाम क्या है, वृषण कोष। इस थैलीनुमा आकृति का क्या नाम है, वृषण कोष। और इसमें क्या आता है, वृषण। क्या पहले नीचे वाले भाग में होता है क्या वृषण, नहीं। जन्म के समय नीचे वाले भाग पर होता है क्या, नहीं। जन्म लेने के बाद धीरे 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 गति करते हैं और गति करने के बाद एक कोष में इकट्ठा हो जाता है। इस कोष का नाम क्या है, वृषण कोष। इस कोष में वृषण इकट्ठा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वृषण कोष। कितने होते हैं, 2। किसमें पाए जाते हैं, दोनों नर में। किसमें पाए जाते हैं, नर में। क्या जन्म के समय ऊपरी वाले भाग पर होते हैं क्या, यस। जन्म के बाद धीरे 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 कहाँ आ जाते हैं, नीचे। कहाँ आ जाते हैं, नीचे। अब इन वृषण कोष का एक विशेष काम है, भगवान ने ऐसे इसको अपने अंदर नहीं बनाया है, सोच समझ के बनाया है, ऐसे नहीं बनाया, सोच समझ के बनाया है। अब इसका भी एक विशेष काम है। क्या काम है विशेष, देखो इसके अंदर क्या है, वृषण। क्या है, वृषण। और ये किसमें है, वृषण कोष में इकट्ठा है। किसमें है, वृषण कोष में। अपनी बॉडी का जो सामान्य तापमान होता है, सामान्य टेम्परेचर, वो अपने होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब होता यह है कि जैसे ही वृषण यहाँ होते हैं, तो इसके अंदर जैसे ही शुक्राणु बनते हैं, तो ये टेम्परेचर होता है अपने शरीर का, तो यहाँ शुक्राणु यहीं पे मर जाता है। अब जैसे ही वो सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा, तो आगे वाली जो लेडी होगी उसको प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। इसके अंदर अगर ये वृषण कोष है, उसमें अगर वृषण है, अगर उसमें शुक्राणु नहीं बनेंगे, ये तापमान के द्वारा धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो आगे वाली वो लेडी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। तो इस वृषण कोष में ये वृषण को रखा जाता है। इसका एक विशेष काम है, क्योंकि अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री। कितना होता है, 37 डिग्री। जबकि जो वृषण कोष है, उसका जो तापमान है वो सामान्य टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। इसीलिए शुक्राणु कहां रखे जाते हैं, यहां। भगवान को पता है कि अगर ये शुक्राणु मर गए, क्या मर गए, शुक्राणु, ये जो उसके अंदर है ये है वृषण, और वृषण में क्या पाया जाता है, शुक्राणु। क्या पाया जाता है, शुक्राणु। अब भगवान को भी पता है कि अगर यहां होगा, ये वाला कमरा नहीं होगा, तो इस कमरे में क्या होगा, ये तापमान नहीं होगा, तो क्या होगा, अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। अब जैसे शुक्राणु बढ़ेगा तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब जैसे शुक्राणु नष्ट हो जाएगा, तो आगे वाली महिला को कोई प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, और संतति बढ़ेगी नहीं, पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम। तो भगवान ने पूरा सोचा, तो भगवान ने, जब भगवान को पता चला कि ऐसे तो अगर यहाँ ये वृषण रहे और शुक्राणु खत्म हो गया, तो आगे की जनसंख्या कौन बढ़ाएगा, तो भगवान टेंशन में आ गया। अब जैसे ही भगवान टेंशन में आया, तो भगवान आया मेरे पास। फिर भगवान मेरे पास आया, भाई मेरे को कहता है कि चल सिंह, बात ऐसी है कुछ
यार बन रहे हैं शुक्राणु लेकिन नष्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्या होगा, तो भगवान को मैंने एक सलाह दी। मैंने भगवान को कहा दिक्कत कहाँ हो रही है कि सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री पे ये मर रहा है, तो ऐसा करो इनका जो तापमान है वो कम कर दो, उनके लिए कमरे बना दो। तो मेरे कहने पर भगवान ने बनाए 2 कमरे। कितने? 2। एक कमरा ये और एक कमरा ये। उसका नाम क्या हो गया? वृषण कोश। फिर मैंने कहा इस कमरे का तापमान कम कर दो, डीप फ्रीज के जैसा कर दो। कितना कम कर दे? 2 से 3 डिग्री कम कर दो। अब जैसे ही 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसके अंदर जो शुक्राणु है वो मरेगा नहीं। अब जैसे ही आदमी सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो यहाँ से रिलीज होगा शुक्राणु और फीमेल में जाएगा और महिला क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट। क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट। याद रहेगा। आपको पूछ सकता है कि वृषण कोश का तापमान कितने डिग्री कम होता है? सामान्य तापमान से 2 से 3 डिग्री क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। वृषण प्रारंभ में कहाँ होता है? ऊपर। धीरे धीरे कहाँ आ जाते हैं? नीचे। किसमें? वृषण कोश। किसमें आते हैं? वृषण कोश में। याद रहेगा। इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अभी तक अपन नर जनन तंत्र पे नहीं आए, अब आएंगे, ये ध्यान रखना बेटा। अब देखो अपन आते हैं नर जनन पे। किस पे आते हैं? नर जनन तंत्र पे। ध्यान देना, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ध्यान मेरी तरफ दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। अब ध्यान पूरा मेरी तरफ होगा तो आराम से हंसते हंसते समझ में आ जाएगा। ध्यान मेरी तरफ देना पूरा, ठीक है। ये सब जो घटना होती है ये बॉडी के अंदर होती है। ये सब जो घटना होती है किसके अंदर होती है? बॉडी के अंदर। ये अपना शरीर के आंतरिक भाग है। शरीर का कौन सा भाग है? ये अंदर वाला भाग है। यहां पर होता है अपने वृषण कोश, यहां भी क्या होता है? अपना वृषण कोश। दिख तो रहा है ना आपको? एक मिनट पहले ये देखो, दिख तो रहा है, मैं देखता हूं। हाँ एक मिनट आप देखो, दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे की प्रक्रिया शुरू अपने स्टार्ट करते हैं। ये अपना त्वचा है, त्वचा के आंतरिक वाला भाग है। ये अपना होता है, अपन एक एक नामकरण कर देते हैं इसका। यहां पर होता है अपना वृषण कोश। क्या पाया जाता है? ये तो है अपना वृषण कोश, वृषण कोश। और इसके अंदर जो है इसे कहते हैं अपन वृषण। इस वृषण के अंदर जो पाया जाता है उसे कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। ठीक है। सेम कंडीशन, जो कंडीशन यहां होगी सेम कंडीशन यहां होगी। ये जो दिख रही है आपको इसे कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं? किडनी, वृकक, या फिर इसका दूसरा नाम कह दो अपने वृकक। किडनी या फिर क्या कह दो? वृकक। इसमें यूरिन बनता है। क्या इकट्ठा होता है किडनियों में? यूरिन। ये जो इसके अंदर है इसे कहते हैं अपन यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। और इसमें भी क्या पाया जाता है? यूरिन। अब धीरे धीरे यूरिन इन नलिकाओं के द्वारा कहाँ आ जाता है? यहाँ। इन नलिकाओं के द्वारा यूरिन कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब ये क्या पढ़ा आपने? यूरिन। ये जो है ये अपने, ये भी क्या है? यूरिन। ये आपने नाम लिखने की जरूरत नहीं, अंदर ही लिख देता हूं मैं, यूरिन। क्या नाम है? यूरिन। ये है अपना वृषण कोश, ये भी है अपना वृषण कोश। सेम कंडीशन यहां भी होगी, ये भी अपना वृषण कोश है और इसके अंदर क्या पाया जाता है? वृषण।
क्या पाया जाता है? वृषण। अब ये जो शुक्राणु इसके अंदर बन रहा है, ये एक नलिकाओं के द्वारा बाहर आएगा। क्या आएगा? बाहर। इसका नाम क्या है? किडनी। किडनी किस में आ रही है? नलिकाओं के द्वारा जुड़ी हुई। अब इसमें से क्या आ रहा है? यूरिन। यूरिन को अपन हिंदी में कहते हैं मूत्र। क्या कहते हैं? मूत्र। इसलिए इसका नाम हो जाएगा मूत्र वाहिका। और इसका भी नाम क्या हो जाएगा? मूत्र वाहिका। यूरिन आ रहा है, किस में आ रहा है? यहां बड़े वाले में आ रहा है। मतलब यहां पर आकर के यूरिन को क्या मिल रहा है? एक तरीके से देखें तो आश्रय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आश्रय। किसको मिल रहा है? मूत्र को। तो इसलिए इसका नाम हो गया अपने मूत्राशय। इसका नाम क्या हो गया अपने? मूत्राशय। इसका नाम क्या हो गया? मूत्राशय। क्योंकि यहां पर क्या मिल रहा है? आश्रय। क्या मिल रहा है? आश्रय। अब जैसे यूरिन इकट्ठा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो इस पर क्या लगेगा? दाब क्रिएट होने लगेगा। थैली भर जाएगी। अब थैली जैसे ही भर जाएगी तो इस पर क्या क्रिएट होगा? दाब। प्रेशर आता है आपको? प्रेशर, यूरिन करते समय प्रेशर आता है, तो क्या लगेगा? दाब। तो फिर क्या किया भगवान ने? बना दिया अपने अंदर एक वाल। क्या बढ़ा दिया? वाल। अब जब तक ये थैली भरेगी नहीं तब तक ये वाल खुलेगा नहीं। जब तक ये थैली भरेगी नहीं तब तक ये वाल खुलेगा नहीं, वरना तो क्या होगा? उठते बैठते यूरिन त्यागते रहोगे। कहीं बैठे हो यूरिन त्याग रहे हो, या खड़े हो यूरिन त्याग रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान ने एक ऑथेंटिक रूप से आपके शरीर को बनाया है, तो उसमें क्या कर दिया? वाल लगा दिया। अब जब इच्छा होगी आगे वाले व्यक्ति की तभी वो यूरिन त्यागेगा। तो अपने अंदर क्या बनाया हुआ है? वाल। तो ये लगा हुआ है अपने वाल। क्या लगा हुआ है? वाल। अब जब आपकी इच्छा होगी तब आप यूरिन को त्यागोगे। जब आपकी इच्छा होगी तब क्या करोगे? आप यूरिन को त्यागोगे। ये जो वाल के आगे वाला भाग है, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है? 3। 2 भाग तो शरीर के अंदर ही होते हैं और 1 भाग होता है वो शरीर के बाहर होता है, और ये त्वचा के द्वारा घिरा हुआ होता है। ये किसके द्वारा घिरा हुआ होता है? त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा घिरा हुआ होता है? ये त्वचा के द्वारा क्या किया होता है? घिरा हुआ होता है। ये सॉफ्ट पार्ट होता है, शरीर से बाहर निकला हुआ भाग होता है, काफी मुलायम होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है। इसे अपन कहते हैं सीसन। क्या कहते हैं? सीसन। बहुत मुलायम पार्ट होता है और इसकी सुरक्षा के लिए आसपास में क्या होती है? त्वचा। और ये शरीर से कहां निकला होता है? बाहर। ये जो आगे वाले भाग है ये कहां होते हैं? शरीर के अंदर। कहां होते हैं? शरीर के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? शरीर के अंदर। अब देखो यहां पर वृषण है, वृषण के अंदर क्या बन गया? शुक्राणु। अब शुक्राणु को लेके जाने के लिए नली बनी होती है। क्या बनी होती है? नली। क्या बनी होती है? नली। सेम यहां पर एक और नली बनी होती है। ये जो नली है ये सीसन के सबसे पहले वाले भाग में जाकर खुलती है। कहां जाकर खुलती है? सीसन के पहले वाले पार्ट में जाकर खुलती है। अब इसमें क्या रहता है? ये अपना है शुक्राणु। अब यहां से शुक्राणु इसमें प्रवेश करेगा। स्पर्म यहां से जाएगा, यहां शुक्राणु जाएगा, जाएगा, जाएगा। क्या जा रहा है? ये इसका जो नाम है वो क्या है? इसके अंदर जो जा रहा है उसका नाम क्या है? शुक्राणु। और शुक्राणु इस नली में बह रहा है, इसलिए इस नली का नाम क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। क्या नाम हो जाएगा इसका? अब शुक्राणु किसमें बह रहा है? वाहिका में, नलिका में। क्या बह रहा है? शुक्राणु, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? शुक्रवाहिका। इंग्लिश में उसको कहते हैं वाशा। क्या कहते हैं? वाशा। क्या कहते हैं? वाशा। अब ये शुक्राणु जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कहां से जा रहा है? वृषण कोष से। अब वृषण कोष से शुक्राणु जा रहा है तो होता ही क्या है? काफी दूरी तक लंबा सफर तय करने के बाद शुक्राणु कहता है भाई साहब ठेठ वृषण कोष से निकल के मैं आया हूं, और वृषण कोष से निकल के आया हूं तो मुझे तो कहीं ठहरने के लिए आश्रय चाहिए, खाने के लिए होटल वोटल की व्यवस्था चाहिए, एक कमरा वमरा मिल जाए तो कुछ दिनों के लिए आराम कर ले। काफी दूरी से सफर करके आए। कौन कहता है? ये शुक्राणु कहता है। कौन कहता है? शुक्राणु। अब जैसे ये कहता है तो भगवान उसके लिए एक कमरा बनाता है। क्या बनाता है? कमरा। और कमरे का नाम क्या है? ये वाला। अब यहां से ये आता है तो भगवान कहता है ठीक है तो आगे तो जा, तेरे लिए सब व्यवस्था करेंगे। ठीक है तो फिर भगवान जाता हूं मैं आगे, आप व्यवस्था करो। तो यहां आ जाता है शुक्राणु। कहां आ गया? अब यहां पर किसको आश्रय मिल रहा है? शुक्राणु को। जैसे यहां किसको आश्रय मिल रहा था? वृषण को।
इसी प्रकार यहाँ किसको आश्रय मिल रहा है? शुक्राणु को, इसलिए इसका नाम जो है, इसका नाम हो जाएगा शुक्राशय। शुक्राणु को आश्रय मिल रहा है, इसके नाम क्या हो जाएगा? शुक्राशय। क्या नाम हो जाएगा? शुक्राशय। अब शुक्राणु किसमें आ गया? शुक्राशय। किसमें आ गया? शुक्राशय। अब शुक्राणु को तो मजे आने लगे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, लेकिन नहीं, होटल वाले ने कहा शुक्राणु को भाई साहब आप आजीवन यहाँ नहीं रह सकते, केवल और केवल कितने दिन तक रह सकते हो आप? 75 डेज तक रह सकते हो, 75 दिन तक। कितने दिन तक रह सकते हो? 75 दिन तक। अगर ज्यादा रहे तो फिर मामला गड़बड़। तो शुक्राणु कहता है ठीक है कोई नहीं, 75 दिन की तो बात है, तो 75 दिन तक रहता है, लेकिन उसके बाद भी जाने का नाम नहीं लेता। तो फिर शुक्राशय क्या कर देता है कि भाई साहब आपके 75 दिन है वो बंद हो गए, खत्म हो गए, आप जाओ। तो शुक्राणु कहता हम तो नहीं जाएंगे। तो शुक्राणु के जो खाने पीने की जो व्यवस्था थी सब बंद कर दी होटल वाले ने। शुक्राशय ने कहा इसको कुछ मत लो, मरने दो, बढ़ने दो ये। तो 75 दिन के बाद ये जो शुक्राणु है ये क्या हो जाता है? यहाँ पर मर जाता है। कहाँ पर मर जाता है? शुक्राशय में मर जाता है। कब? 75 दिन के बाद। अब जैसे ही ये मर जाता है तो ये जो शुक्राशय है यहाँ से जो बनता है ये कन्वर्ट हो जाता है वीर्य में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वीर्य में। और ये वीर्य का 70% हिस्सा बना लेता है। कितना बना लेता है? 70%। अब मर गया, मरने के बाद 70% हिस्सा जो है वो बाहर आ जाएगा। अब जैसे ये 70% हिस्सा है वो शीशन के फर्स्ट वाले भाग में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? शीशन के फर्स्ट वाले भाग में। क्या आ गया? वीर्य। कितना? 70%। कितना? 70%। लेकिन कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। लेकिन यहाँ कितने की कमी है? 30% वीर्य। 70% वीर्य तो कहाँ बनता है? शुक्राशय। स्पर्म है वो कितने दिन के बाद मर जाता है? 75 दिन के बाद। आश्रय का मिलता है शुक्राशय। क्या बनाता है मरने के बाद? वीर्य। कितना? 70%। तो फिर 30% कौन बनाता है? तो भगवान आया मेरे, भगवान को पता चला कि यार 70% तो यहाँ बन रहा है, 30% कहाँ बनेगा? तो भगवान आया मेरे पास कि चल सिंह जी आपने साइंस पढ़ी हुई है, एक बात। तो फिर क्या? मैंने कहा बोलो, आगे भी आपकी एक बात थी, और क्या बात है? तो मैंने कहा बात तो बताओ क्या है? तो वो कहता है कौन? भगवान। भगवान कहता है भाई साहब कि वीर्य तो मैंने 70% तो बना लिया है, अब 30% यार कहाँ से बनाए? तो मैंने कहा भगवान बिल्कुल मैं बताऊंगा, मैंने अच्छे से साइंस पढ़ी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। तो कि कैसे? तो मैं कहता हूँ मैं कहूँ वैसा आप करते जाओ। तो भगवान कहता है बिल्कुल जैसा तू कहेगा वैसा करेंगे। तो मैंने कहा 70% तो यहाँ बन रहा है। तो कि हाँ बन रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पर अपनी एक ग्रंथि लगा देते हैं। तो कि क्या? मैंने कहा ग्रंथि। ग्रंथि। तो कि कौन सी ग्रंथि? तो मैंने कहा एक ग्रंथि लगाओ तो सही पहले। तो कि ठीक है लगाओ। तो लगा दी ग्रंथि। तो फिर उस ग्रंथि का नाम क्या देंगे? उस ग्रंथि का मैंने कहा नाम दे दो प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्लैंड। और मैंने आपको बताया था कि ग्रंथि अपने अंदर से कुछ ना कुछ पदार्थ रिलीज करती है, चाहे वो एंजाइम हो या चाहे वो हार्मोन हो। तो 70% जो वीर्य है वो तो कौन बनाता है? शुक्राशय। जबकि 30% जो वीर्य है, 30% वीर्य वो कौन बनाता है? 30% जो वीर्य है वो बनाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। और फाइनली जाके कितना बनता है? 100% वीर्य। कितना वीर्य बनता है? 100%। कितना वीर्य बनता है? 100%। अब 100% वीर्य बन गया, ठीक है। अब 100% जैसे वीर्य बन गया, अब सेक्सुअल कांटेक्ट करवाओ। ये मान लो मादा है और मादा की ये क्या है? वेजाइना। ये मादा की क्या है? वेजाइना। वेजाइना मतलब योनि। यहां पर अपने 100% वीर्य बना दिया। आते हैं इस टॉपिक को भूल जाओ, यहाँ आते। अब 100% जैसे वीर्य बन गया, अब 100% जैसे वीर्य बन गया, अब दोनों के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं, नर और ये मादा फीमेल, दोनों के बीच में क्या करवाया? सेक्सुअल कांटेक्ट। क्या करवाया? सेक्सुअल कांटेक्ट। अब जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट करवाओगे तो यहां से वीर्य जो है, यहां से वीर्य कहां जाएगा? मादा के अंदर। कहां जाएगा? वीर्य मादा के अंदर। दो बातें मेरे ध्यान रखना, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल तो एक तरीके से बीमार होता है। कैसे? जब उसके मुंह में से बैक्टीरिया जाएंगे तब मेल क्या हो जाएगा? डैमेज, डिजीज होगी, उससे रोग हो जाएगा। बैक्टीरिया कहां से जाएगा? मुंह में से। जबकि महिला जो है वो दो तरीके से होती है, एक तो वेजाइना मतलब योनि से भी बैक्टीरिया जाता है, और एक मुंह से भी बैक्टीरिया जाता है। योनि से भी बैक्टीरिया जाता है और मुंह से भी जाता है। तो फिर महिला और पुरुष और महिला के बीच में हड़कंप हो गया। तो भगवान के पास गए दोनों, और महिला ने हड़ताल कर दी कि भगवान
आप नाइंसाफी करते हो। तो फिर कैसे नाइंसाफी करता हूं मैं? तो पुरुष तो एक तरीके से बीमार हो रहा है खाली मुंह के बैक्टीरिया के द्वारा, और हमें आपने दो तरीके से बीमार कर दिया। तो फिर कैसे? एक तो कि योनि के द्वारा, वेजाइना के द्वारा बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, और एक मुंह के द्वारा। तो फिर ऐसी नाइंसाफी क्यों? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बात तो कैसी, महिलाएं तो हड़ताल पे बैठ गई, भगवान देखता रह गया। भगवान ने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो भगवान वहां से दौड़ा 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 सीधा ना आया मेरे पास। वापस वही बात, भगवान ने कहा चल से एक दिक्कत हो गई। मैंने कहा सर क्या दिक्कत हो गई? मैंने आपकी दो दिक्कत तो सॉल्व कर दी थी, तो एक बार और दिक्कत हो गई, तो अच्छे से साइंस पढ़ के आया है, तू बता इसका कोई समाधान हो सकता है क्या? तो मैंने कहा ठीक है ढूंढते हैं, पहले आप मुझे बात तो बताओ कि बात क्या है। तो भगवान कहता है कि देखो आदमी एक तरीके से बीमार हो रहा है, महिला दो तरीके से, मुंह से भी बैक्टीरिया जा रहा है, वेजाइना से भी जा रहा है, तो क्या करें? मैंने कहा इतनी सी बात, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। भगवान को कहा मैंने, तो कहा ठीक है क्या आइडिया दोगे? तो मैंने कहा मुंह वाली तो दोनों के कोई दिक्कत नहीं है, मेल भी मुंह से हो रहा है, फीमेल भी मुंह से हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है? योनि से। तो मैंने कहा आप इस योनि के अंदर एक अम्ल बना दो, एसिड बना दो। क्या बना दो? एसिड। अब जैसे ही यहां से बैक्टीरिया जाएगा अंदर, तो ये वाला जो एसिड है वो उस बैक्टीरिया को मार देगा, खत्म कर देगा। क्या बना दो योनि के अंदर? लैक्टिक अम्ल। क्या बना दो? लैक्टिक अम्ल। श्वेत, श्वेत कलर का होता है ये, व्हाइट कलर का होता है। तो भगवान ने कहा ठीक है बना देते हैं। अब जैसे ही गया वापस दौड़ा दौड़ा भगवान, और महिलाओं को कहा ठीक है मैं आपके अंदर लैक्टिक अम्ल बना देता हूं। अब जैसे ही वेजाइना से कोई बैक्टीरिया जाएगा आपके अंदर मर जाएगा। तो महिला खुश हुई और महिला वहां से चली गई, और महिला ने कहा ठीक है बना दो लैक्टिक अम्ल। अब जैसे लैक्टिक अम्ल बनाया, अब लैक्टिक अम्ल बनाया, यहां से कोई बैक्टीरिया जाए तब तो ये मार दे, तो ठीक है। अब दोनों के बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट करवाया, किस किस के बीच में? नर के बीच में और मादा के बीच में। अब नर और मादा के बीच में जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट करवाया, तो यहां से जो वीर्य जा रहा था, यहां से जो वीर्य जा रहा था, यहां जो वीर्य आ रहा था, वीर्य यहां आके तो लैक्टिक अम्ल मार रहा था। अब जैसे मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट करे, मेल में से वीर्य तो जाए, लेकिन योनि में जाकर वो तो मर जाए, फिर अब आगे जाएगा नहीं, तो महिला प्रेग्नेंट होगी नहीं। चलता रहा, काफी दिनों तक ऐसा चलता रहा, वीर्य जा रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन संतान तो पैदा ही नहीं हो रही है, पीढ़ी तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। वापस महिला भगवान के पास जाएगी, हे भगवान मैंने आपसे मांगा क्या था और आपने दिया क्या? बैक्टीरिया मारने के लिए कुछ मांगा था, लेकिन यहाँ तो दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वीर्य तो यहाँ जाके मर रहा है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होंगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे? भगवान ने कहा बात तो सही है। फिर भगवान ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये गलती किसकी? एक वो निकम्मा आदमी चहल सिंह, वो साइंस पढ़ गया है, उसने बताया था कि उसके अंदर क्या बना दो, लैक्टिक अम्ल। रुको मैं उसको यहाँ बुलाता हूँ। तो भगवान वापिस मेरे पास दौड़ के आया, और भगवान ने कहा चहल सिंह यार तूने तो काम बिगाड़ दिया। मैंने कहा कैसे? तो यार तूने ये काम तो सही किया था कि बैक्टीरिया तो वहां जाके मर रहा था, लैक्टिक अम्ल मार रहा था, लेकिन दिक्कत वहां हो रही है। कहाँ दिक्कत हो रही है? मैंने कहा तो क्या दिक्कत वहां हो रही है कि सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं तो वीर्य भी वो तो मार रहा है। मैंने कहा इतनी सी बात? भगवान ने कहा तेरे को इतनी सी बात लगती है? वहां तो महिलाओं ने मेरा खाना पीना आराम कर दिया, तो यार कोई का कोई आइडिया देके फिर मुझे फंसा देता है। तो मैंने भगवान को कहा भगवान शांति, पानी वानी पियो, आराम से बैठो, मैं कुछ सोचता हूँ। तो मैंने भगवान को और आइडिया दिया, मैंने कहा एक आइडिया और। भगवान ने कहा इस बार अच्छे से आइडिया देना, ऐसा नहीं कि मार पड़े, अच्छे से कोई आइडिया देना। तो फिर ठीक है, तो आइडिया मांगा। तो मैंने कहा आपने पहले से अपने अंदर एक ग्रंथि बनाई थी, एक और ग्रंथि बना दो। तो क्या तो ग्रंथि बनवाएगा? मैंने कहा बिल्कुल, एक ग्रंथि और बना दो। मैंने कहा तो फिर ठीक है, ग्रंथि का नाम क्या दे? मैंने कहा इस ग्रंथि का नाम दे दो काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड। क्या नाम दो? काउपर ग्लैंड। तो होगा क्या? मैंने कहा भगवान सुनो, जैसे वीर्य यहां आएगा, अब जैसे यहां आएगा तो ये काउपर ग्रंथि है, ये वीर्य को क्षारीय कर देगी। वीर्य को क्या कर देगी? क्षारीय। वीर्य को क्या कर देगी? क्षारीय। तो वीर्य को क्षारीय करने का जो काम है वो कौन करता है? काउपर ग्रंथि। अब जैसे ही वीर्य 100% बन जाएगा और यहाँ आएगा, और ये काउपर ग्रंथि उसको क्षार में कन्वर्ट कर देगी। अब जैसे ही सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तो वीर्य यहाँ आएगा, अब यहाँ पे वीर्य मरेगा नहीं, वीर्य आगे जाएगा और प्रेग्नेंट क्या हो जाएगी? लेडी। लेडी क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि वीर्य यहाँ आके अब अम्ल क्या करता है? क्षार को उदासीन करता है, खत्म नहीं करता।